चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस कहानी पर चलते हैं जो किसी जादू से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की। ये कोई आम केस स्टडी नहीं है, बल्कि ये गहराई से दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया अगर सही नियत और एक मजबूत कोऑपरेटिव मॉडल के साथ आगे बढ़े तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का कितना बड़ा और शानदार उदाहरण बन सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसके पीछे का असली विज्ञान। अब जरा इन दो आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 80 रुपए, जी हाँ, 1959 में महज 80 रुपए की उधार ली गई पूंजी, और आज 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर। मतलब बिना किसी बाहरी इन्वेस्टर या बड़े फंड के इतने लंबे समय तक ऐसी जबरदस्त ग्रोथ बरकरार रखना, ये अपने आप में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का एक ऐसा मास्टर क्लास है जिससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा पीछे चलते हैं, 1959 के मुंबई में एक ऐसी छत पर जहां जसवंती बेन, जमुना दास पोपट और उनकी 6 अन्य सहेलियों ने मिलकर इस सफर की शुरुआत की। इन महिलाओं के पास कोई बड़ी फॉर्मल पढ़ाई नहीं थी, बस अपने हाथ से बने पापड़ थे। सिर्फ 4 पैकेट से शुरू हुआ ये काम 1966 आते आते एक फॉर्मल सोसाइटी बन गया, और देखते देखते 1980s तक तो इनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया। आज के दिन इनकी 82 ब्रांचेज हैं और 45,000 से ज्यादा महिलाएं इस जुड़ाल का हिस्सा है। सोचा जा सकता है कि बिना किसी किताबी ज्ञान के इतना बड़ा ग्लोबल नेटवर्क कैसे खड़ा हो गया। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा राज आखिर क्या है? वो है इनका कलेक्टिव ओनरशिप मॉडल। देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि लिज्जत कोई चैरिटी या एनजीओ नहीं है। ये पूरी तरह से एक पक्का बिजनेस एंटरप्राइज है, और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि सभी सदस्यों के पास बिल्कुल बराबर रूप से है। इस पूरे मॉडल की नींव रखी गई है एक गांधीवादी सोच पर, जिसे सर्वोदय कहते हैं, यानी सबका विकास। इस मॉडल में हर एक सदस्य बराबर की को-ओनर है और इन्हें बहुत ही प्यार और सम्मान से बहन कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई बाहरी शेयर होल्डर नहीं है जो मुनाफा ले जाए। चाहे बिजनेस में फायदा हो या फिर नुकसान, सब कुछ इन्हीं बहनों के बीच बराबर बंटता है। इस पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आजकल हम देखते हैं कि स्टारबक्स जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने कर्मचारियों को पार्टनर्स कहती हैं और उन्हें स्टॉक ऑप्शंस देती हैं ताकि उनमें एक ओनरशिप की भावना पैदा हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लिज्जत ने पदानुक्रम यानी हायरार्की को पूरी तरह खत्म करके ये ओनरशिप मॉडल 1959 में ही शुरू कर दिया था। बिना किसी MBA की डिग्री के जो मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया आज अपना रही है, वो इन्होंने दशकों पहले ही कर दिखाया था। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। बिना किसी बड़ी मेगा फैक्ट्री के, बिना भारी भरकम मशीनों और खर्चों के, आखिर इनकी ऐसी लाजवाब क्वालिटी और इतना बड़ा स्केल मेंटेन कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है इनकी जबरदस्त डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन में। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इनका डेली रूटीन ना बिल्कुल एक मशीन की तरह चलता है, पर इसमें पूरी तरह से एक ह्यूमन टच है। सुबह 5 बजे एक सेंट्रल लोकेशन पर आटा तैयार होना शुरू होता है। फिर ठीक 7 बजे तक ये आटा बहनों के घरों तक पहुंच जाता है। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि महिलाएं अपने घर के आरामदायक वातावरण में एल्यूमिनियम के खास पापड़ मेकर का इस्तेमाल करके पापड़ बेलती हैं और उन्हें धूप में सुखाती हैं, और अगले दिन तैयार पापड़ की सख्त चेकिंग होती है और तुरंत उन्हें रोजाना भुगतान कर दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस उनके रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल परफेक्शन के साथ फिट बैठता है। और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, इनका प्राइसिंग मॉडल भी काफी सुलझा हुआ और साफ है। इसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। मतलब कच्चा माल, बेलने का खर्च, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको जोड़कर एक वाजिब कीमत तय की जाती है ताकि प्रोडक्ट हमेशा आम लोगों के बजट में रहे। और इसी बेहतरीन रणनीति का नतीजा है कि आज लिज्जत सिर्फ पापड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने मसाले, गेहूं का आटा और डिटर्जेंट जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी पूरी सफलता के साथ कदम रखा है। लेकिन जब कोई बिजनेस इतना बड़ा और विकेंद्रीकृत हो जाए और ब्रांड इतना पॉपुलर हो जाए, तो एक खतरा हमेशा रहता है, नकली उत्पादों का। इतने बड़े नेटवर्क में ब्रांड की पहचान और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने अपने ट्रेडमार्क को एक मजबूत हथियार बनाया। भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप तक में इन्होंने सिंबल ऑफ वुमेन स्ट्रेंथ के नाम से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। और हाँ,
वो टेलीविजन वाला बाबला लड़का याद है आपको? या फिर वो हल्का गुलाबी रंग का बनी रैबिट मैस्कॉट? एक पापड़ ब्रांड के लिए ऐसी अलग पहचान बनाना और उसे कानूनी तौर पर सुरक्षित रखना, ये अपने आप में ब्रांड प्रोटेक्शन की एक बेहतरीन रणनीति थी। अब यहाँ तक तो हमने इनका बिजनेस मॉडल देखा, पर इन सबके पीछे वो आधार क्या है जिसने इस पूरे सिस्टम को 6 दशकों से ज्यादा समय तक बांध कर रखा है? बिना किसी गवर्नमेंट ग्रांट के, सिर्फ अपने दम पर लगातार आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कल्चर की जरूरत होती है। और इस कल्चर की नींव टिकी है इनके 3 मूल सिद्धांतों पर, जिसे हम रूल ऑफ 3 कह सकते हैं। पहला है बिजनेस कॉन्सेप्ट, यानी काम पूरी तरह से कमर्शियल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। दूसरा है फैमिली कॉन्सेप्ट, यानी पूरा संगठन एक परिवार की तरह है जहां सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और आपसी स्नेह रखते हैं। और तीसरा सबसे अहम है डिवोशन कॉन्सेप्ट, जहां अपने काम और कार्यस्थल को किसी पूजा स्थल की तरह पूजनीय माना जाता है। इन वैल्यूज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि याद कीजिए 1980 के दशक में एप्पल जैसी विशाल कंपनी का क्या हाल हुआ था जब स्टीव जॉब्स वहां नहीं थे। वो अपने कोर वैल्यू से इतना भटक गए थे कि कंपनी करीब करीब डूबने वाली थी। और दूसरी तरफ है लिज्जत, जिसने अपने 62 सालों के लंबे इतिहास में कभी भी, हाँ बिल्कुल कभी भी, अपने मूल मिशन और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही अटूट निरंतरता उनकी असली ढाल है। इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटना हो तो सोर्स मटेरियल का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। एक बिजनेस को सफल होने के लिए सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, उद्देश्य और मूल्य भी रास्ता दिखा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि साल के अंत में जो भी सरप्लस प्रॉफिट होता है, उसका उपयोग बहनों के बच्चों की शिक्षा और उन्हें कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए किया जाता है। एक बिल्कुल सच्चा पर्पस ड्रिवन मॉडल। तो अब हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, आज के इस मॉडर्न दौर में जहां सफलता को अक्सर सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर्स और प्रॉफिट मार्जिन से नापा जाता है, क्या हमारा मुनाफा केंद्रित कॉर्पोरेट जगत इस 62 साल पुरानी महिला सहकारी संस्था से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का कोई बड़ा सबक सीख सकता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली और टिकाऊ बिजनेस वही है जो केवल खुद का नहीं बल्कि सबका विकास करे।